तो ये जो क्वेश्चन आया था 2006 में, एक्चुअली वही क्वेश्चन है, उसी से मैंने वो जैसा मॉडिफाई करके इसमें 2 पॉइंट ऐड किए थे। पहले वाले का तो बिल्कुल वही है, ए का आंसर तो E2, पर यहाँ सेकेंड ऑर्डर वर्ड नहीं बोला है, तो ये केवल आंसर क्या हो जाएगा, क्यू, E2 रिएक्शन। सेकेंड बी भी E2, डी फर्स्ट ऑर्डर एंड इवन पी एंड एस। ये जो होगा सी, ये इवन सी भी तो होगा ही जो हमने देखा था। संग में अब यहां क्या लिखे, तो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर लिख देंगे जब, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऐसे हो गया, ए क्यू बी क्यू सी आर एस डी पी एस। ये 2006 में आया था। बाकी ये जो कॉन्जुगेट बेस वाली रिएक्शन होती है, ये ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस होती है। अच्छा, अब देखो एक चीज और, अब एक चीज देखो, अगर जैसे मान लो सिचुएशन ऐसी हो कि इस कार्बन पे जो लीविंग ग्रुप है, वैसे तो हेलोजन में हमने इसको पढ़ा ही है, पर अब एफ को एक अलग वे में जैसा देख रहे हैं, फ्लोरीन को, ठीक है तो हेलोजन का ही पार्ट में, फ्लोरीन हो या मतलब जो लीविंग ग्रुप है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो, Nr3+ कैन बी NH3+ भी हो सकता है, Sr2+ SH2+ भी हो सकता है, और फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अल्फा कार्बन है, ये मान लो ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो अगर इनकी मतलब ये वाले, इनको एक्चुअली ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जिसमें लीविंग ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज हो, या फ्लोरीन भी उसी में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफ्यूज। तो अगर ये न्यूक्लियोफ्यूज अगर प्रेजेंट है और तब एलिमिनेशन हो रहा है, मान लो कि आपने इसे हीट किया, यहां पे बीटा हाइड्रोजन है, सपोज यहां पे कार्बन और है, और यहां 3 हाइड्रोजन है, तो लीविंग ग्रुप तो ये है और हीट कर रहे हैं, तो रिएक्शन जो है भाई, बेस आपका कोई बेस है, तो इसमें भी ये E2 रिएक्शन होगा, पहली बात तो संग संग निकलेगा। और दूसरा क्या है कि अगर ऐसा लिविंग ग्रुप है जिसे हम न्यूक्लियोफ्यूज कह सकें, बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हॉफमैन। मेजर प्रोडक्ट बेसिकली यहां पे हॉफमैन बनेगा, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट,
कारण क्या है कि ये वाले जो स्पीसीज है Sr2+, Nr3+, फ्लोरीन, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण, क्योंकि आप जब इस H को निकालते हो बेस से तो वो कैसा करेक्टरिस्टिक है, बेस क्या, बेस बेसिकली इस H की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है कि एसिडिक करेक्टर, कि H+ के फॉर्म में निकला और बेस ने निकाला, जब बेस एस बीटा हाइड्रोजन को निकालता है तो जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन पे मोर एल्काइलेटेड पे जुड़ा है, जैसे एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके अराउंड ज्यादा एल्काइलेशन है, जिसको हम बोलते हैं कि ये निकलता है तो सेजेब प्रोडक्ट बनता है, पर एसिडिक करेक्टर हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक करेक्टर हाइड्रोजन कम है, क्योंकि जब इससे H+ निकलेगा माइनस बनेगा तो दैट कॉन्जुगेट बेस इज लेस स्टेबल। वहीं पर एक H ऐसा हो, CH3 वाला H है जिसमें एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला H निकल के जो कार्बोनियन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कम ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो हाइड्रोजन उस कार्बन का ज्यादा एसिडिक है जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, जो कम एल्काइलेटेड है। तो सेजेब प्रोडक्ट बेसिकली क्या निकालता है, वो हाइड्रोजन निकालता है जो कि लेस एसिडिक है, क्योंकि वह चीज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। लेकिन जब ये ऐसे लीविंग ग्रुप हो जाते हैं ये वाले, तो इनमें क्या है, दे आर वेरी वेरी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है पर बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन में, रिएक्शन में, यहां पे रिएक्शन आपकी बहुत कुछ आप बोल सकते हो कि जैसा इवन सीबी टाइप की होना शुरू हो जाती है। पहला स्टेप होता तो E2 ही है, लेकिन पहले स्टेप में जो, क्योंकि एसिडिक करेक्टर जो है ये वाले ग्रुप काफी बढ़ा देते हैं, तो यहां रिएक्शन इस बात से कंट्रोल होती है कि ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, या यहां पे मेनली ये कंट्रोल होता है कि ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, और ज्यादा एसिडिक H किसका होगा, लेस एल्काइलेटेड वाले का, जिसके पास कार्बन कम जुड़े हो, हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े हो। क्योंकि क्या होगा, जितने ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और ये एक H निकल भी गया तो माइनस बना, और बाकी दोनों H है, प्लस आई नहीं देंगे, पर यहां पे जितना ज्यादा एल्काइल होगा प्लस आई इफेक्ट से वो कार्बेनियन लेस स्टेबल होगा। तो ऐसे केसेस में जो एलिमिनेशन है E2 होगा, एंटी होगा, एंटी एलिमिनेशन भी है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन काइनेटिकली कंट्रोल, क्योंकि यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो जो H+ निकल जाएगा। मतलब यहां पे पहला स्टेप ये होगा जैसे कार्बेनियन की इवन सीबी की तरह होगा, फ्लोरीन के केस में तो इवन सीबी जैसा ही हो जाता है, पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इवन सीबी ऐसा है कि पहले सबसे पहले बेस ने आके H को अटैक किया तो C- बना, तो C- जिस सिनेरियो में ज्यादा स्टेबल बनेगा वो वाला चीज से रिएक्शन आगे चली जाएगी काइनेटिकली। तो यहाँ पे C- ज्यादा स्टेबल काम बनेगा, यहाँ पे लेस एल्काइलेशन, जिसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये H निकलेगा तो वाला जैसे ये C, ये ऐसा ही रह जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी हॉफमैन इन दीज 3 केसेस। Sr2+, R कैन बी H भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। दिस R कुड बी हाइड्रोजन, एल्काइल और इवन एराइल। तो ऐसे केसेस की रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। मतलब इनको हॉफमैन डिग्रेड, हॉफमैन एलिमिनेशन ही बोलते हैं, क्योंकि यहां पे तो श्योर है कि हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। इसीलिए देखो, जैसे जैसे हेलोजन के केसेस में हम, अगर हेलोजन के केस में आयोडाइड के संग डील करेंगे तो आयोडाइड में मेनली सेजेब प्रोडक्ट बनेगा। अगर चॉइस है सेजेब और हॉफमैन की तो आयोडाइड में बहुत ज्यादा सेजेब बनेगा, थोड़ा सा हॉफमैन बनेगा। क्लोराइड के, ब्रोमाइड के केस में थोड़ा सा हॉफमैन, अभी भी सेजेब मेजर होगा,
थोड़ा कम हो जाएगा, हॉफमैन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल मेजर इज सेजेफ। क्लोराइड के केस में भी यही रहेगा, सेजेफ मेजर, हॉफमैन माइनर, लेकिन थोड़ा सेजेफ कम हो जाएगा, हॉफमैन बढ़ जाएगा रिलेटिवली, पर अभी भी सेजेफ मेजर। लेकिन फ्लोरीन के केस में मेजर इज हॉफमैन एंड माइनर इज सेजेफ। तो एक तो ये बात भी लिख लो कि अगर मान लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल है मेरे पास, सपोज ये है, ये कर रहा हूं, तो या ऐसे सोच लो, इसको एक्स कह लो, इसको एक्स बोलो। तो अब इस केस में when x इज प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बनेगा ये, एक बनेगा ये, जो कि कौन सा प्रोडक्ट है, सेजेफ, और एक बनेगा in case of X iodine, सेजेफ इज मेजर। वो अलग बात है, थोड़ा थोड़ा सेजेफ का अमाउंट कम होता जाएगा, लेकिन रहेगा मेजर ही। बट एक्स जब फ्लोरीन है, और विथ फ्लोरीन ये रिएक्शन मेनली E1CB टाइप की हो जाती है। यहां पे मेनली E2 रहती है, यहां मेनली E2, यहां एक मेनली E1CB वाला पैटर्न फॉलो है। दोनों ही E2 टाइप के एंटी एलिमिनेशन है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, और ये तो बता ही दिया मैंने, ये तो लिखा ही दिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे अब आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट जगह का क्वेश्चन फ्लोइंग के एस्पेक्ट में आ जाता है। तो हम लोगों को नॉर्मल तो ऐसा लगता है वैसे ही हो गया, तो हम लोग उसे सेजेफ ही कर देते हैं। नहीं, इसमें जिन कंडीशन में हम सेजेफ सोचो उसमें ये हॉफमैन हो जाएगा, और इसका मैकेनिस्टिक पैटर्न भी एग्जैक्टली E2 नहीं होता, E1 है। तो देखने में तो अगर रेट वैसे मेजर करो तो E1 E2 ही नजर आएगा, ये भी सेकेंड ऑर्डर ही होता है, लेकिन जाता E1CB की तरह। ये लेस एसिडिक एच, तो आप ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है उसमें आप कौन सा एसिडिक एच निकालते हो, मोर एसिडिक एच, और सेजेफ प्रोडक्ट में जो कि थर्मल कंट्रोल होता है उसमें आप लेस एसिडिक एच निकालते हो। ठीक है, इतना लिखा।
इसको हॉफमैन, जब ये लीव, जब न्यूक्लियोफ्यूज NR3+ या NH3+ या ऐसा भी हो सकता है कि R में 2 H और एक ऐसा कुछ हो, पर जब ऐसा होता है, ये देखो ये जैसे कंपाउंड होगा, एक्चुअली ये वाला चीज हम लोग एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ते हैं जब एमाइंस को यूज करके। होता क्या है कि एमाइंस जब हम पढ़ेंगे, ऑल्दो हमारे टेक्स्ट बुक में वो रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है कि एमाइंस जैसे जो सोलोमन्स है उसमें ये वाली रिएक्शन एमाइंस के समय आती है, एमाइंस की रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में। तो हम करते क्या है कि मान लो मेरे पास मान लेते हमारे पास एक ऐसा एमाइन है, लेट्स से हमारे पास एक ऐसा एमाइन है, ये एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है। इसको हम अगर सबसे पहले CH3I से ट्रीट करें एक्सेस, तो अभी हमने एसएन रिएक्शंस पढ़े हैं, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, पहले अपना लोन पेयर इसको अटैक करेगा, I- निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ये जाके इधर आके CH3 जुड़ गया, आपके पास ये H यहां है और ये प्लस हो गया, और क्या हो गया, I- अलग हो गया। फिर क्या होगा, क्योंकि ये प्लस बन गया तो H+ निकल के HI बन गया। तो आपके पास क्या हो गया, वो लिखा करो संग में, रिएक्शन ऐसे याद नहीं रहेंगे। ये हो गया, HI निकल गया, ठीक है। अब अगर एक और CH3I रिएक्ट किया तो क्या होगा, फिर ये SN2 रिएक्शन होगा, ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 एन, एक तो आइसोप्रोपाइल है, एक CH3 आ चुका है, एक और CH3 आ जाएगा और ये N+ और ये I-, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जितने H थे और सन में एक एक्स्ट्रा और CH3 आके जुड़ जाएगा, एक क्वाटरनरी अमोनियम बन जाएगा। और अगर ये, तो ये चीज बन गई क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, इसको फिर हम अगर एक्वस Ag2O से रिएक्ट करेंगे, मॉइस्ट Ag2O, तो यहां पे AgI प्लस हो जाएगा और यहां पे OH- आ जाएगा। मतलब हमारा जो हॉफमैन डिग्रेडेशन है वो एक्चुअली इस स्टेज से स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट होगा। कभी सीधा दिया हुआ हो सकता है, कभी यहां तक हमको OH-। आप पहले अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड दिया था तो आप क्या करोगे, 2 इक्विवेलेंट ऑफ Ag, ये 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I ले लोगे, पहले 2 बार रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा। फिर मॉइस्ट Ag2O क्या करेगा, ऐसा बना देगा। अब इसको अगर 100 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करेंगे तो वो हॉफमैन एलिमिनेशन या डिग्रेडेशन, कैसे, OH- बेस का काम करेगा। अब देखो यहां पे ये भी निकल सकता है, क्योंकि जो N और 3 R है वो एज अ लीविंग ग्रुप बाहर निकलने हैं। पर देखो यहां पे ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन कौन सा है जो N से जुड़ा हुआ है, ये तीनों अल्फा, ये चारों अल्फा कार्बन है। बीटा कार्बन इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं, ये है या ये भी है, ये भी है, ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही है। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा बीटा कार्बन इस वाले में
सबसे बेस्ट सूटेड है। अगर देखो इस वाले पे भी 3 है, ऐसे सोच लो, लेकिन इस वाले पे अगर यहां से निकलता तो यहां पे केवल CH2 वाला प्लस आई है, इधर इस वाले पे CH3 का प्लस आई है, तो ज्यादा प्लस आई किस पे, उस पे। पर हमें निकालना है ज्यादा एसिडिक एच इस रिएक्शन में, हॉफमैन है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफ्यूज है, तो ज्यादा एसिडिक एच कौन सा होगा, इस वाले का, क्योंकि यहां अगर माइनस बना तो इसको CH2 प्लस आई दे रहा है, पर यहां माइनस बना तो इसको CH3 प्लस आई दे रहा है, जिसका प्लस आई ज्यादा है, अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो यहां क्या रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये निकलेगा पूरा और संग में बीटा हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा, E2 होगा, मतलब दोनों अपोजिट साइड से निकलेंगे, एंटी एलिमिनेशन जैसे निकलता है, और प्रोडक्ट बन जाएगा CH2, एल्कीन ये बन जाएगा, और वो वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, N, 2 पे दो CH3 और एक आइसो टर्शरी अमीन। तो ये चीज, तो ये एल्कीन की प्रिपरेशन का तरीका है एक्चुअली, एमाइंस की प्रॉपर्टीज में से पढ़ते हैं। तो अब देखो एक तो ये वाले क्वेश्चंस को अगर देखें, पहले इतना देखो फिर ये दो, कभी का हो सकता है क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया हो, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन ये वाली रिएक्शन है। हाँ, लेकिन जब एमाइंस हम पढ़ते हैं तो पहले हमें यहां तक पहुंचना होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाना होता है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके की चीज। क्वाटरनरी अमोनियम 4 हो गए एल्काइल, ये तो देखो ये हो गया, आगे फिर बताओ, ये देखो, अब जैसे ये देखो, alkenes can be prepared by heating quaternary ammonium hydroxide under reduced pressure at a temperature between 100 degree Celsius and 200 degree Celsius। तो यहां पे ये क्वार्टर में, तो यहां तो क्या हुआ, अल्फा कार्बन, यहां तो यार चॉइस ही नहीं आपके पास, क्योंकि बीटा कार्बन ही एक है ना, इसमें देखो बीटा कार्बन ही एक है, तो क्या होना पड़ेगा, तब तो ये निकलेगा और यहां पे H निकल जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा वाटर H प्लस, और ये अलग हो गया CH3 होल ट्राइसेन और एल्कीन बन गया। ये रिएक्शन E2 होगी, एंटी एलिमिनेशन होगी। यहां पे आपको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि हॉफमैन से, जब क्योंकि चॉइस ही नहीं थी आपके पास, पर एक्चुअली ये रिएक्शन हॉफमैन एलिमिनेशन है। जैसे इसको सोचो, इस वाले को पहले, इसको सोचो, ये वाला, तो क्या होगा, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन कौन कौन सा, ये कौन सा बीटा एच इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सबसे सूटेड है, जो मोस्ट एसिडिक, कौन सा वाला होगा, मान लो मैं मार्क कर दूं उसको 1, 2 और 3, कौन सा वाला सबसे सूटेड है, गोल्ड वाला, क्योंकि ये CH3 है, यहां पे 2 H है, यहां एक ही H है, तो यहां तो यही बेस्ट है कि ये अगर CH2 माइनस बनेगा तो केवल इसी का प्लस आई मिलेगा,
जितना ज्यादा एच होगा, हाँ दोनों एच सेम हो जाए तब कुछ और सोचना है। तो ये जब ज्यादा एसिडिक एच है तो यहां क्या होगा, ये निकलेगा और यहां से H प्लस निकलेगा, तो ये बन गया और ये कंपाउंड ये बन गया। एक एंड पे ये जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, मिथाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल। जैसे ये देखो अनदर एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल, ये एग्जांपल जब पहले से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है ना, इट इज सेकेंडरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। तो आपने पहले दो CH3I से रिएक्शन किया, ये आपके दो SN2 रिएक्शन हो जाएंगे कंटिन्यूएशन में। तो क्या होगा, यहां पे ये H हट के दो CH3 जुड़ जाएंगे और ये N प्लस आ जाएगा, ये I माइनस होगा। फिर आपने मॉइस्ट Ag2O से रिएक्ट किया तो AgI का प्रेसिपिटेट येलो PBT निकल जाएगा और यहां पे आपके पास ये OH की जगह जो I माइनस था वो हटके अब ये I माइनस नहीं, यहां I माइनस नहीं है, AgI निकल गया और यहां पे क्या हो गया, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हीट किया हमने तो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। तो अब देखो यहां पे अल्फा कार्बन कौन कौन सा है, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा कार्बन यहां तो है ही नहीं, ये वाला कार्बन बीटा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, अल्फा के बगल वाला कार्बन। कौन से बीटा कार्बन का H सबसे बेस्ट सूटेड है, इधर देखो यहां 2 H है, इधर भी 2 H है, इधर 3 H है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक H होगा, समझे। इस कार्बन पे कितने H है, 3 H, इन सब पे 2-2 H है, तो क्या होगा, H प्लस निकलेगा और यहां पे टूटेगा, ये टूटेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ब्रेकिंग होगी और ये, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये टूट के बॉन्ड NCH3CH3 बन जाएगा। स्ट्रेट होता था तो दो अलग हो जाते थे, अब ये साइक्लिक है तो अलग होके स्ट्रेट हो जाएंगे, अलग नहीं मतलब टूटेंगे नहीं पर सीधे हो जाएंगे। और यहां क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में डबल बॉन्ड बन गया। पर ये रिएक्शन आगे भी जाएगा, मान लो इसको अब हम ऐसा करें कि एक और CH3I से रिएक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इस पे रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि अब इसमें एक और CH3 जुड़ सकता है। फिर हमने क्या किया, Ag2O से रिएक्ट कर दिया, मॉइस्ट Ag2O, AgI प्लस हो जाएगा और यहां पे OH आ जाएगा, 3 CH3 है, डबल बॉन्ड और यहां OH माइनस। फिर हीट किया तो क्या होगा, अब देखो यहां सोचो, ये 3 तो CH3 है, इनके अंदर बीटा कार्बन ही नहीं है, ये अल्फा ये बीटा, इधर देखो ये अल्फा ये बीटा, तो क्या होगा, ये निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा, तो इधर डबल बॉन्ड बन गया, ये
यानी आपका फाइनल कंपाउंड ये बन गया। इसमें यहां तक इसके आगे की रिएक्शन बोलो, इसमें तो यहीं तक बनाया, पर अब क्या ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सा 1 2 3 4 हेक्सा 1,5 डाइन, हेक्सा 1,5 डाइन, तो ये बन गया। तो ये चीज है। Which gives more stable carbanion. ठीक है ना, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर हियर। आई बात समझ में आई? रिसेंटली इस रिएक्शन पे क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पुराने AIEEE पेपर में एक या दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है, क्वाटरनरी अमोनियम वाला। अब एक ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले ये कर लो। समझ में? अब ये देखो, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब हमारे पास डाई हेलो कंपाउंड है, यूजुअली डाई ब्रोमो या डाई क्लोरो। ये भी काफी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब स्कूल टेक्स्ट बुक रिएक्शन ही है। डिटेलिंग चाहिए पर रिएक्शन टेक्स्ट बुक में ही मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स, नेमली जैमिनल डाइहैलाइड। जैमिनल में क्या होता है कि हेलोजन एक ही कार्बन पे हो जाए, और डाइहेल इन विच टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, एंड विसिनल इन विच द टू हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ये विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन है। तो रिएक्शन तो क्या है कि अगर मेरे पास विसिनल डाई क्लोराइड या विसिनल डाई ब्रोमाइड है, तो उसे अगर मैं जिंक डस्ट, एसिटिक एसिड, मैं क्या क्या रिएजेंट में यूज करता हूं, जिंक डस्ट प्लस एसिटिक एसिड। AC का मतलब होता है CH3CO, तो ACOH मतलब एसिटिक एसिड, या जिंक डस्ट प्लस इथेनॉल भी चलेगा, या NaI जो कि एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है,
कोई भी काम करेगा, एनीवन। और रिएक्शन क्या, थोड़ा सा हीटिंग भी किया संग में, नहीं दिया तो भी चलेगा। तो इससे क्या बनेगा, ये दोनों हेलोजन क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, ये निकल जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे ऐसा ये बन गया प्रोपीन, यहां है तो ये निकल गया ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बन गया। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन है और संग में एंटी एलिमिनेशन। मैकेनिज्म ऐसा जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक और देख लो, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस E2 और एंटी एलिमिनेशन से क्या चीज हो सकती है। पर पहले होगा क्या, ये देखो, अगर NaI एसीटोन में जब है तो क्या हो रहा है, NaI एसीटोन में NaI डिजोल्व हो जाता है। हमने कहां पे यूज किया इफेक्ट, कॉनेंट फिंकेलस्टीन में भी हमने NaI को डिजोल्व करने के लिए एक एसीटोन यूज किया था क्योंकि सॉल्युबल होता है। तो I- आपको मिल जाता है और यहां पे क्योंकि ये निकलेंगे ऑलमोस्ट एक संगी, तो निकलने से पहले अगर ये ओपन कंपाउंड है तो दोनों अपने आप को एंटी पोजीशन पे कर लेंगे, जैसे कन्फॉर्मेशन में करते थे। जैसे वहां पे H और Cl करता था, H और X करता था, यहां पे क्या करेंगे, यहां Cl और Cl अपने आप को अपोजिट करेंगे क्योंकि उनको निकलना है। तो ये निकला X माइनस, तो यहां C प्लस डेवलप हुआ, तो ये जो X के पास लोन पेयर है इससे ये इसको अटैक कर देगा, इस तरह से नेबरिंग ग्रुप की तरह सोच लो। तो ये बन जाएगा स्पेक्चुअली X प्लस आ जाएगा, पर क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, पर इस पे आके I- जुड़ जाएगा, तो स्पीसीज ऐसी बन जाएगी, इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी। जिधर से ये निकला दूसरी चीज, अब ये क्या होगा, इसके बाद ये चीज मान लो ऐसे ये टूटा ऐसे, तो ये टूट जाएगा ऐसे, कोई 3 मेंबर रिंग है, तो ये बन जाएगा एल्कीन और ये IX बन जाएगा। भाई ये एक जगह ये माइनस गया, इधर से गया तो ये वापस न्यूट्रल हो गया, यहां प्लस और माइनस बन गया, प्लस माइनस तो बॉन्ड बन गया और ये IX निकल गया। पर अफेक्टिवली क्या हुआ, अफेक्टिवली ये हुआ कि ये जो 2 हेलोजन थे, 2 ब्रोमीन थे, या यहां पे जो 2 हेलोजन थे वो निकल गए और एंटी एलिमिनेशन हुआ। निकलते समय एंटी कोप्लेनर जो अरेंजमेंट था उससे निकले। सिमिलरली अगर जिंक डस्ट, एसिटिक एसिड या अल्कोहल भी चल सकता है, तो जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऐसे केस को मेटल डिसॉल्व रिडक्शन भी बोलते हैं, मेटल डिसॉल्व रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या करेंगे, वो एक X माइनस निकलेगा, तो अगर X माइनस रिलीज किया तो यहां C प्लस बना, तो C प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जाके पीछे से अटैक करेगा, ये एसएन रिएक्शन टाइप का हो गया। या लीविंग ग्रुप ये हो गया और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये C प्लस बना था, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, और एक और जुड़ा तो
कार्बेनियन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे, कार्बेनियन बन गया, और फिर ये वाला X माइनस निकल जाएगा, और ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे, ये चीज और ये चीज। तो इसलिए अल्टीमेटली निकलते समय दोनों अपोजिट ही निकले। तो X माइनस निकले तो यहां क्या बन जाएगा, C प्लस निकल के, X माइनस निकला तो यहां क्या बन जाएगा, C प्लस, और यहां क्या है माइनस, तो आपस में क्या बन जाएंगे, तो इसमें भी इफेक्टिवली क्या हुआ कि दोनों हेलोजन जो विसिनल पोजीशन पे थे एंटी एलिमिनेशन होकर E2 रिएक्शन से निकल गए। कोई रीअरेंजमेंट नहीं, क्योंकि E2 रिएक्शन है और एंटी एलिमिनेशन है। ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। अब जैसे देखो एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखते हैं, ये दो जो केसेस, इसको देखो, जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड क्या 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन हो गया, दिस इज 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये कार्बन कायरल है, इसमें तो इनफैक्ट सिमेट्री भी एक मीजोफॉर्म है, ये मीजोमर है, ये मीजोमर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें। तो अगर मैं मीजो जो कि इरिथ्रोआइसोमर है पर मीजोमर है, अब इसको करता हूं अगर मैं जिंक एसिटिक एसिड या इथेनॉल या NaI एसीटोन भी चलेगा, ये देखिए E2 होगी, डी ब्रोमी से बोलते हैं डी ब्रोमिनेशन, कि जैसे अगर एक H एक ब्रोमीन निकला डी हाइड्रोब्रोमिनेशन था, पर यहां क्या है दोनों ही ब्रोमीन निकलने वाले हैं, तो डी ब्रोमिनेशन। तो इसमें क्या होगा, पर ये E2 रिएक्शन है, एंटी एलिमिनेशन है, पहले इसका बनाओ कन्फॉर्मर, ये हो जाएगा Br, Br के एक्लिप्स्ड Bre हो गया, ये और ये H के एक्लिप्स्ड H हो गया, तो हम एक H बना देंगे, और CH3 के एक्लिप्स्ड, पर निकलना किसको है, दो चीजों को एलिमिनेट किसको होना है, जैसे पहले H और Br को हमने अपोजिट किया था, और यहां किसको अपोजिट करेंगे, दोनों Br को, क्योंकि निकलने वाले ग्रुप वो है। तो इसका जब कन्फॉर्मर बनेगा तो क्या करो, इसको एक को ऐसे ही रखो, मतलब इसको ऐसे ही रखा, इसको ऐसे ही रखा, ये वाले को ऐसे ही रख दिया, पर इस Br को पूरा रोटेट करके यहां ले आओ पीछे नीचे, तो ये इधर आएगा, तो ये CH3 कहां चला जाएगा,
ये इधर चला जाएगा, ये वाला H इधर आ गया। यही तो E2 एलिमिनेशन की बात है, एंटी एलिमिनेशन। अब किसको निकालना है हमें? बी आर को निकालना है, तो इस बी आर को कट कर दो, इस बी आर को कट कर दो, तो बचा क्या? अब कैसे देखोगे? फ्रंट कार्बन बैक कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, फ्रंट कार्बन में क्या बचा है? अब H और फ्रंट कार्बन में क्या बचा है? H और CH3, तो एक H लगा लिया, कैसे लगा लो एक बार। CH3 के अपोजिट क्या है दूसरे कार्बन पे? CH3, यानी अपोजिट, और H के अपोजिट H। तो कौन ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और कौन सा वाला बना आपके पास? ट्रांस, एक्सक्लूसिवली ट्रांस बनेगा। जब ये लोगे, इसका खुद बनाओ, ये वाला खुद बनाओ, अपने आपको जस्टिफाई करो कि ये बनेगा सिस। हाँ, इस वाले में आप इसका ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो है इसका डीएल पेयर में से कोई भी एक लो, एक ही चीज बनेगी। इन एंशियोमर्स गिव सेम थिंग, डायस्टोआइसोमर्स गिव डिफरेंट। तो आप ये वाला लेके को बना के देखो, देखो सिस बनेगा एक बार। इसको लेके बना के देखो, जो 3 आइसोमर है इसका ऑप्टिकली एक्टिव वाला। सिस बना ना, देखो यहां पे पहले में इसका अगर ये क्या हो गया, ये लिख लिया, तो अगर मैं पहले में ये वाला बनाऊं, बी आर का एक्लिप्स बी आर, एच का एक्लिप्स CH3। हमें बी आर को निकालना है, कंडीशन NaI एसीटोन है, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये बी आर अगर नीचे आ गया पूरा, तो ये CH3 इधर आ जाएगा, और ये H, देन ये हट जाएंगे, तो C फ्रंट कार्बन, पीछे बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? H, और पर CH3 के अपोजिट क्या है? H पीछे वाले कार्बन पे, और H के अपोजिट पीछे कार्बन में कौन सा H होंगे? तो यहाँ मेनली सिस बन जाएगा, दोनों नहीं बनेंगे, दोनों मेनली ये बन जाएगा। थोड़ा में 90% मतलब मेजर ये बन जाएगा, थोड़ा सा बन सकता है, पर एक्सक्लूसिवली यही बनता है इस केस में। तो ये आपका हो गया, इसीलिए रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक है। समझ में? अच्छा, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं,
क्या बनेगा? तब यहां पे क्या चीज निकलेगी? तब ये कंडीशन किसकी हो गई? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी अगर एक जगह से बी आर निकला तो दूसरी जगह से, तो यहां पे अगर ये वाला स्टीरियो क्या बनेगा देखो बताओ। अब यहां पे इसमें एंटी किसको करना पड़ेगा? बी आर और एच करके देखो। यहां पे ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी चलेगा, कोई एक ही बात है यहां पे, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक ही है। जैसे अब यहां क्या हो गया? पहले मान लो ये बनाया, ये हो गया है ना। पर अब बी आर और एच निकलना है, तो इसको मैं ये भी कर दूं, ये तो ऐसे रहने दिया फ्रंट वाला, वो आपकी चॉइस है, किसी एक को फिक्स दूसरा मुंह कर दो। और बैक वाला एच यहां आ जाए, तो ये एच इधर आ गया, तो ये सी एस थ्री इधर चला गया, और ये बी आर। अब आपका निकलेगा कौन सा? ये और वन क्या जाएगा? सी डबल बॉन्ड सी। फ्रंट कार्बन पे क्या बचा? बी आर और एच। और बैक कार्बन एच के अपोजिट क्या है? और बी आर के अपोजिट भी। ये तो फ्रंट कार्बन ये हो गया, फ्रंट कार्बन पे आपका हो गया एच और बी आर एच निकाला, तो फ्रंट कार्बन पे हो गया एच और सी एस थ्री, एच और सी एस थ्री। और सी एस थ्री के अपोजिट क्या हो गया? बी आर। और एच के अपोजिट सी एस थ्री। तो देखो ये कंपाउंड क्या हो गया? इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, तो ये वाला बन गया। इसको आप चाहे तो सिस बोल सकते हो इस पर्टिकुलर केस, है ना। और ईजेड में क्या बोलेंगे? ये इससे हायर, ये तो ई आइसोमर, वैसे सिस है वैसे ई है इसके, और ये बन गया। और दूसरा वाला जो चीज होगा उससे देखना जेड वाला बन जाएगा। एक बार ये करके देखो, एक बार इसका करके देखो, देखो एक बार इससे एच बी आर को, मतलब ये बी आर निकालो और ये एच निकालो, इस वाले केस में निकाल के देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये और ये आपस में डायरेक्टिव आइसोमर है। देखो ये वाला,
क्या होगा? जैसे ये कन्फॉर्मर चेंज किया तो निकलना बी आर और एच को, तो एक फ्रंट वाले पे तो ऐसे ही जुड़े रहने दो, एक को किसी को मूव करो तो यहां पे अगर ये तो फ्रंट हो गया, देन ये एच इधर लाए, ये वाला, तो ये एच इधर आए तो ये सी एस थ्री यहां आ गया और ये बी आर इधर चला गया। अब निकलना किसको है? बी आर और निकाल दिया ये वाला इस पे। तो ये क्या है? फ्रंट कार्बन। तो बचा क्या? ये तो निकल चुका है, बचा एच और सी एस थ्री। सी एस थ्री के अपोजिट क्या है? सी एस थ्री। और इसके अपोजिट क्या है? एच के अपोजिट पी आर। तो देखो ये वाला जेड आइसोमर हो गया या ट्रांस इस केस में, इसलिए ये भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सिस वाला जेड होता है और ई वाला ट्रांस होता है, ये दो अलग तरीके के नोमेनक्लेचर है। तो देखो इस एक से एक बना, दूसरे से दूसरा बना। पर देखो इसी रिएक्शन में ये रिएजेंट थे तो डीब्रोमिनेशन हुआ और Na वो हो गया, या सोडामाइड भी हो सकता है। पर सोडामाइड की संख्या कि सोडामाइड आगे भी रिएक्ट कर सकता है, एल्कोहलिक क्यूएच फर्दर एचबीआर को नहीं निकालेगा, पर सोडामाइड ये तो कर ही सकता है, लेकिन वो फिर एचबीआर को एल्काइन बना सकता है, जो हम आगे देखेंगे। डी हाइड्रो हेलोजन विसिनल, अगर इसका हम 2 बार एचबीआर निकाल दें तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। पर यह काम एल्कोहलिक क्यूएच से नहीं होगा, एल्कोहलिक क्यूएच से केवल एक स्टेप होके रह जाएगा, क्योंकि ऐसे कंपाउंड में एच और बी आर निकालने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए वो हमारे एल्कोहलिक केएच या जो हम जो अभी तक कर रहे हैं वो नहीं है। इसके लिए आपको सोडामाइड या पोटेशियम एमाइड चाहिए ही है, KNH2 या NaNH2। पहला स्टेप NaNH2 से भी हो सकता है, जो काम एल्कोहलिक केएच कर रहा है वो सोडामाइड भी कर सकता है, लेकिन वो महंगा होता है, इसलिए जब तक उसकी जरूरत ना पड़े हम एल्कोहलिक केएच से काम चला लेते हैं। वैसे ये वाला है रिएक्शन, dehydro halogenation of vicinal dibromide। Dehydrohalogenation of vicinal dibromide to form alkynes। ये है कंपाउंड आपके पास, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस मेनली बेसिक का काम करता है, KNH2 भी ले सकते हैं। तो पहले स्टेप में एक एचबीआर निकल जाएगा, फिर लेकिन फिर एचबीआर निकल जाएगा, ये और ये निकल जाएगा, कुछ नहीं।
तो बहुत दिन से यूज नहीं किया। इसी वाले पे कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है अचानक कैसे? जैसे आपके पास ये, इसे अगर मैं तो इसमें ये बी आर और एच निकलेगा पहले, ये बन जाएगा। पर NaNH2 इज कैपेबल कि ये इसके बाद एक और भी HBr निकाल दे। एल्काइन बन जाएगा, लेकिन एल्कोहलिक KOH के संग ये रिएक्शन केवल इसी स्टेज तक जाके रुक जाएंगे। एक HBr निकल के ही रह जाएगा, दोनों HBr नहीं निकलेंगे। तो एल्काइन बनाने के लिए जरूरी है कि हम सोडामाइड यूज करें। हाँ, एल्कोहलिक KOH से यहां तक पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन एल्कोहलिक KOH will not give this। ठीक है, ये चीज तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, एल्काइंस की सोडामाइड के संग रिएक्शन, ये तो हो गया पहले। अगर टर्मिनल एल्काइन है तो सोडामाइड के संग ये एसिड बेस रिएक्शन देगा। दिस H इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, इतना एसिडिक होता है कि NH2 माइनस के संग रिएक्ट कर जाए। तो दिस विल गिव, यहां तो बताया भी था, इससे क्या होगा, यहां पे Na भी ले सकते हैं, Na विल आल्सो वर्क। यहां पे अमोनिया निकलेगा, Na के केस में हाफ हाइड्रोजन निकलेगा, Na के केस में ये सॉल्ट बन गया। और यहां अगर किसी आप ऐसे एल्काइल हैलाइड को लेते हो जो कि SN2 फेवर करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये निकल जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा RC। ये SN2 से बताया था मैंने रिएक्शन, पहले ये फिर ये चीज।
ये एसिड, दिस रिएक्शन इज, ये कोई पूछे भाई ये रिएक्शन कैसा है, तो ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड बेस रिएक्शन, टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक कैरेक्टर H का, क्योंकि जो C माइनस बनता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये उसके कारण ज्यादा कार्बोनियन स्टेबल होता है। तो ये चीज ठीक है, इतना समझ में आई। जैसे इस चीज को एक समझो, एक एग्जाम्पल करना है, ये हो, जैसे क्वेश्चन है
तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, NaNH2 है तो डी हाइड्रोब्रोमिनेशन, एक बार यहां तो है ही नहीं हाइड्रोजन फिनाइल में, तो फिनाइल में तो ऐसा होगा, तो इस पे तो कोई एच होता भी नहीं है, तो निकलेगा यही वाला, ये निकलेगा, दूसरा भी निकल जाएगा, तो पहले क्या बन जाएगा पीएच, लेकिन उसके बाद ये तो पहले हो गया दो डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, बट देन NaNH2 will react with this as an acid base and will form तो कितने मॉलिक्यूल यूज होगा, 3, उसके बाद ये रिएक्शन हो गया SN2 DiPH, है ना, ये हो गया, तो इसके 3 हो गए, एक्स के लो, यहां क्या होगा, यहां देखो CS3 है और ये CS2 है, तो इट शुड बी CHF, तो ये निकलना चाहिए HBr, और उसके बाद HBr ये वाला, तो यहां पे ये 2 यूज हुए क्योंकि ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो यहां पे कोई फर्दर रिएक्शन NaNH2 के साथ नहीं होगी, तो यहां पे y के लो 2 ही हुई, तो x प्लस वाई कितना हो गया 5, समझ में बात, यहां पे जो ये बना ये A था, A is this compound, A is this compound, A is this compound, but there is a further reaction, A ये बना, उस वहीं पे 3 यूज हो गया, पहले 2 NaNH2 यूज होके ये बना, उसके बाद एक NaNH2 यूज होके एसिड बेस रिएक्शन से ये बना, एंड देन SN2 रिएक्शन, ठीक है, आगे बढ़े, अब एक ये देखो, पायरोलिटिक सेन 1-2 या अल्फा बीटा या सिंपली बीटा, इसको बोलते हैं EI, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर, आई फॉर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। जैसे जो हमें एक एग्जांपल देखते हैं, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, जैसे हमारे पास एक एस्टर है, दिस इज नथिंग बट एन एस्टर, एक एस्टर है।
इसको हमने हीट कर रहे हैं अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जो ये MECOO माइनस है, RCOO माइनस, दैट कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, क्योंकि RCOO माइनस निकलने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दिस कैन एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, ये ऐसे निकलेगा। तो ये आपका एक तरह से अल्फा कार्बन हो गया, और बीटा कार्बन ये हो गया। एक साथ बीटा कार्बन भी हो सकता है, पर अभी यहां एक ही बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन ये हो गया, तो ये माइनस हुआ, ये इधर जाएगा, और ये C प्लस हुआ तो H प्लस ऐसे निकलेगा। तो H प्लस और O माइनस आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये 6 मेंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर, जैसे यहां का डबल सिंगल हो जाएगा, इधर सिंगल, यहां पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे जैसा डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल और ऐसे हो गए। तो ये 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है। हमने देखा है रिंग 6 मेंबर इजीली बन भी जाती है। रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर है, अब बात है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। अगर किसी चीज को इंट्रामोलिकुलरली निकलना है, तो जो निकलने वाले 2 ग्रुप हैं वो एक ही साइड होना ज्यादा अच्छा रहेगा या अपोजिट। जैसे अभी तो इनको क्या आपस में इंटरेक्ट करना है, तो आपस में इंटरेक्ट करते समय अगर ये प्लेन के सेम साइड होंगे तो एक इस तरह की रिंग आसानी से बन पाएगी। एक मान लो ऐसा हो, एक ऐसा हो, तो ये रिंग बनना डिफिकल्ट होगा। तो ये एलिमिनेशन एंटी ना होके सीन होगा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि 2 ये लिविंग ग्रुप है और ये यहां का निकलना है, तो आपको कन्फर्म बनाना, आप कन्फर्म कैसे बनाओगे? तब निकालते समय आप अपोजिट नहीं करोगे, जिन 2 को निकलना है उन्हें एक्लिप्स कर देना और उनको निकाल देना, और फिर देखना कि बाकी चीज क्या बची हुई है, क्योंकि ये एलिमिनेशन सेम एलिमिनेशन होगा। पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी सिन एलिमिनेशन होगी, क्योंकि जब रिंग बन के चीज निकल रही है तो ये एक ही साइड एक जगह पे होना ज्यादा आसान है, एक प्लेन के सेम साइड में होना, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, तो मोर डिफिकल्ट है रिंग बनना। तो ऐसे बनना ज्यादा आसान है ना, 2 एक तरफ है। और संग में क्योंकि ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन, साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से जा रहा है, तो अगर बीटा कार्बन की चॉइसेज और बीटा हाइड्रोजन की चॉइसेज है, तो यहां पे इसकी डिमांड होगी कि क्योंकि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो अगर बीटा हाइड्रोजन में चॉइसेज हैं तो इट विल डिमांड लेस क्राउडिंग। ये कोशिश करेगा कि लेस क्राउडेड जगह से चीजों को ले ले। लेस क्राउडिंग की डिमांड करने का मतलब कौन सा हो गया? हॉफमैन या सेडजेफ? हॉफमैन, कि सेडजेफ तो बोलता है मोर अल्काइलेटेड से निकालेंगे। तो इसमें जो रेजियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री ये हो गई। सिन एलिमिनेशन पर जो रेजियो केमिस्ट्री अगर चॉइस होती है, इसमें तो चॉइस नहीं है क्योंकि एक ही एच है, पर चॉइस है तो रेजियो केमिस्ट्री विल बी एज पर हॉफमैन। डिमांड हिज लेस स्टेरिक क्राउडिंग इज द डिमांड हियर इन दिस केस। तो बस और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये H प्लस निकल गया, ये निकल गया, तो ये बन जाएगा R2C डबल बॉन्ड, एल्कीन बन गया, और ये RCOOH बन गया। वहां जाके यहां वापस डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, है ना। ये चीज पायरोलाइसिस मतलब हीटिंग से मतलब होता है, तोड़ना बाई हीटिंग।
पायरो का मतलब हीट, पायरोमीटर, तो लाइसिस ब्रेकिंग, हीट से तोड़ना। समझ में बात? सिन एलिमिनेशन और एज पर हॉफमैन, as a direct consequence of cyclic transition state, both the leaving groups and carboxylate ion are in the cis position. This is an example of cis, या इसको cis को कभी का सिन की जगह, cis is a more technical term, but फिर भी cis elimination भी बोल देते हैं। जैसे वहां एंटी एलिमिनेशन इज अ मोर टेक्निकल टर्म, पर कभी कोई बोल दे ट्रांस एलिमिनेशन तो भी चलेगा। फिर ट्रांस भी यूजुअली अपोजिट ही बताता है। द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैन बी अचीव्ड ओनली, ये पेज नंबर 43 पे है, ठीक है ना मटेरियल में। द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैन बी अचीव्ड ओनली इफ स्टेरिक एनवायरमेंट इज नॉट टू डिमांडिंग, सो हॉफमैन प्रोडक्ट इज फेवर्ड। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टेरिक रिक्वायरमेंट जैसी रिलीज, मतलब बहुत ज्यादा डिमांडिंग ना हो, मतलब लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को हटा देगा हॉफमैन। जैसे यार सर इतना समय, few examples.
क्या होगा पहला वाला, ये निकला और ये तो बराबर ही है, सेम ही है चीज, यार कंपाउंड विल बी, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इधर से ये निकला, इधर से एक, और वहां से तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 4 है, ये भी निकलेगा बगल वाला, ये भी ऐसे निकलेगा, यहां पे यहां CH2 है, तो कौन सा निकलेगा, ये निकला और बगल वाले कार्बन से निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, है ना। ये बताओ फोर्थ वाला, यहां क्या होगा, ये है CH3C डबल ओ, ये निकलेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन, एक तो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री तो क्या है, जो H निकले और ये निकले वो सेम साइड पे हो, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि नॉट टू डिमांडिंग स्टेरिक एनवायरमेंट, मतलब हॉफमैन, तो यहां पे भी H है दो, एक H ऊपर की तरफ होगा, एक H, जहां तक स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट है वो तो ये H भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर हमें चाहिए हॉफमैन वाला, तो क्या बन जाएगा, मेजर यहां बन जाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा H, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और अगर कहीं ये ऐसा होता, तब तो इसमें थोड़ा सा भी ये नहीं बनता, तो तब तो ये क्या है, ये स्टीरियोकेमिकली भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस कंडीशन को, अपोजिट साइड हो गए, तब तो डेफिनेटली यहां वाला जो H है वही निकलेगा जो दो तरफ है, तो यहां मतलब यहां तो फिर भी सपोज 90% जैसा बने, यहां तो 100% ही कंपाउंड ये वाला कंपाउंड 100% समझे, ये चीज है।
जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। आगे ये क्वेश्चन करते हैं फिर आज के लिए। The following reaction proceeds by how many halogen will be removed in the following E2 reaction? E2 reactions दो तरह के choices हैं। मिला के टोटल कंबाइंडली एल्कोहलिक क्यूएच में क्या निकलेगा? Cl और H। तो H और Cl वो क्या होना चाहिए? अपोजिट्स एंटी होना चाहिए N2 के लिए। तो भाई अगर यहाँ पे मैं H को बनाऊं तो क्या बनेगा? यहाँ पे H क्या बन जाएगा? ऐसा, इधर H, है ना? तो क्या ये Cl और H अपोजिट है? कहाँ है? सेम साइड हो गए ना, दोनों अवे हो गए। ये Cl, अच्छा ये Cl और H भी सेम साइड है, ये ClH भी सेम साइड, ये ClH सेम साइड है। तो कोई भी दो एडजेसेंट Cl और H अपोजिट है ही नहीं, तो यहां कुछ होगा ही नहीं, है ना? इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें अलाउ नहीं कर रही E2 रिएक्शन की कि ऐसा हो सके। लेकिन इसमें क्या निकलेगा? इसमें डीक्लोरीनेशन है, इट इज दो Cl निकलने,
तो दो Cl क्या अपोजिट है? इसको देखो, ये और ये क्या हुए? अपोजिट। ये और ये क्या हुए? अपोजिट। ये और ये क्या हुए? अपोजिट साइड। तो एक एक करके सभी निकल जाएंगे और बन जाएगा क्या? बेंजीन। और कितने Cl निकल गए? 6। यहां 6 माइनस ये, यहां से 6 के 6 Cl निकल गए, इधर एक भी नहीं निकला, रिएक्शन ही नहीं हुई, तो आंसर 6। समझे बात? हाँ, अगर ऐसा होता और मैं सेम क्वेश्चन पोज करता, तब क्या होता? तब इसमें HCl वाला चीज तो निकलता, क्योंकि ये इसका H ऐसा है, ये सिर्फ तो ये अपोजिट हो गए, फिर आपके पास ये H और ये Cl निकल जाता, और यहां पे H और ये Cl निकल जाता। तो अल्कोहलिक QH के तो 3 मॉलिक्यूल यूज होके, क्योंकि एक से एक HCl निकलता है, इसके 3 मोल यूज होके कंपाउंड बन जाता है ऐसा, और यहां Cl रह जाता, इधर Cl रह जाता, और ऐसा बन जाता। तो इसमें 3 निकल गए। इसमें होता क्या? इसमें सभी क्लोरीन एक ही साइड है, कुछ भी नहीं निकलेगा, यहां नो रिएक्शन, तब आंसर आता 3। तब आंसर समझ बात? लिख लो क्वेश्चन। बातें समझ में आ रही है? किस तरह से मैकेनिस्टिक, स्टोइकोकेमिस्ट्री, कैसे रिएक्शन को
क्योंकि ये तो डी हेलोजिनेशन, डी क्लोरिनेशन होना है, तो वो E2 रिएक्शन होता है, एंटी एलिमिनेशन, तो दोनों Cl तो एक ही साइड है ना। ये तो डी क्लोरिनेशन कंडीशन है ना, ये था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो वी आर लुकिंग फॉर H एंड Cl, और हियर वी आर लुकिंग फॉर Cl एंड Cl, Cl एंड Cl, तो सब Cl तो एक ही साइड है, तो कोई भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हो ही नहीं, वो तो अपोजिट होने पर था। पहले वाले में क्या बनेगा, सेजेफ प्रोडक्ट, कि नॉर्मल डिहाइड्रोजनेशन है, तो सेजेफ में ये वाला मेजर बन जाएगा, ये 2 ब्यूटीन E2 रिएक्शन, पर यहां क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज है, तो हॉफमैन इज द मेजर वन, तो ये वाला H निकलेगा, 1 ब्यूटीन, समझे। यहां पे सेजेफ मेजर, इधर हॉफमैन, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूज है ना, ठीक है। ये लीविंग ग्रुप ये होगा, ये निकलेगा, और यहां पे जो H है इसे ये ETO माइनस बेस निकालेगा, kinetically controlled product, that was thermodynamically controlled product. ठीक है, एक्सरसाइज इसकी करना, वो देखा एसएन रिएक्शन की एक्सरसाइज देखी, उसमें वो क्वेश्चन तो एटलीस्ट देखे जो मैंने मार्क करके बोले थे, नहीं वीडियो तो मैंने सभी का बनाया है, देखिए उसमें भी सबका देखना है तो देख सकते हो, लेकिन कम से कम जो क्वेश्चन मैंने अलग से 6-7 क्वेश्चन बोले वो जरूर देख लेना, वो जहाँ अलग हटके भी है, ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना। और इसका भी ऐसा एक्सरसाइज करना, एलिमिनेशन का 30 क्वेश्चन है इसमें, इसका भी मैं वो भेज दूँगा वीडियो, तो जो नहीं हो सॉल्यूशन देख लो, उसका सॉल्यूशन देख लो। कल एक तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल जो दिया है आज, और एक एडिशन तो वो हाइड्रोबोरेशन, वो उसके बाद आएगा, तो मैकेनिज्म में एक और 2 मतलब कैसे, तो एक और टॉपिक और ऐड कर रहे हैं, 5 दिए थे ना, तो एक उसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, जिनसे अल्कोहल बनता है, हाइड्रोबोरेशन, मतलब वो बाद में हम पहले ही पढ़ ले रहे हैं, बाद में जब अल्कोहल प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो उस समय नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली अगले 2 क्लासेज में हम लोग कल और थर्सडे को ये और एक और ये भी ले लो, कल बाकी को मैं कल देख लूँगा।